अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सवेरा जवाद अली और आज का मेरा टॉपिक है होम्योस्टैसिस एंड अडेप्टेशन। ये है हमारे आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव, जिसमें आ जाता है डिफाइन द टर्म होम्योस्टैसिस, डिस्कस द फैक्टर विच अफेक्ट होम्योस्टैसिस, डिफाइन फीडबैक मैकेनिज्म एंड इट्स कंपोनेंट, डिस्कस द रोल ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म इन मेंटेन ऑफ होम्योस्टैसिस विद एग्जाम्पल। फर्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन। The maintenance of the relatively stable internal environment despite change in external environment। इसमें ये आ जाता है कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको स्टेबल रखना। फिर बाहर से कितना भी इन्वायरमेंट चेंज हो, बाहर से कोई भी कंडीशन आ जाए, लेकिन हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसे मेंटेन रखा जाए। दिस इज द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग फॉर द ऑर्गेनिज्म and include many variables such as body temperature and fluid balance being kept within certain preset limits। अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी में एक ऐसा मतलब कि सेट लिमिट रखा है कि बाहर से जो भी हमारे कितने भी वेरिएबल्स आ जाते हैं, कोई कितने भी कंडीशंस आ जाती है, चेंज होती है, जैसे कि हमारा टेम्परेचर कभी लो हो रहा था, कभी हाई हो रहा होता है, कोई ऐसी कंडीशंस वगैरह आ जाती है, लेकिन हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, फ्लूइड जो है वो हमारा बैलेंस रहता है ड्यू टू दी होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस इज अ प्रोसेस दैट कीप कंडीशन इनसाइड द बॉडी स्टेडी इवन व्हेन थिंग चेंज आउटसाइड। होम्योस्टैसिस में क्या आ जाता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के इनसाइड जो होती है वो मेंटेन रहे, फिर चाहे बाहर से कितना भी इन्वायरमेंट चेंज हो। दिस कंट्रोल सिस्टम रिलाई ऑन टू इम्पोर्टेंट नेटवर्क। अब ये जो दो सिस्टम है ये रिलाई करता है दो इम्पोर्टेंट नेटवर्क पर। एक है नर्वस सिस्टम जो फास्ट वर्क करता है, और दूसरा है हार्मोनल सिस्टम विच यूजुअली वर्क स्लोवर। फर्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंट्रोल फास्ट रेस्पॉन्स लाइक मूविंग योर हैंड अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। नर्वस सिस्टम ये जैसे कि ये जो लड़की ने एक कप पकड़ा हुआ गरम में, अब इसमें जैसे ही हाथ डालेंगे, हाथ डालने से क्या होता है कि हाथ इसका फील होगा कि ये कोई गर्म चीज़ है और ये फ़ौरन से हाथ हट जाएगा। ये बस जैसे हम गर्म पानी में हाथ डालेंगे और यहीं से हटा देंगे, ये हमारे क्या, ये फास्ट रिस्पॉन्स से कि हाथ डाला उसी टाइम फील हुआ और हमने हटा दिया। ये आ जाता है नर्वस सिस्टम का। इट इंक्लूड दी, इसमें क्या क्या आ जाता है, हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स इंक्लूड होते हैं। इट यूज़ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू रेस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजेस। ये हमारा जैसे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं कि मतलब हमने जैसे हाथ डाला फ़ौरन ही हमें महसूस हो और वैसे ही हमने हटा दिया। ऐसे ही हमारी आँखों के आगे कोई क्लैप वगैरह करे तो हमारी फ़ौरन से ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ हो जाती है। ये क्यों होती है? क्योंकि ये भी सब फास्ट रेस्पॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, या फिर हम कहेंगे कि ये हमारा नर्वस सिस्टम का होता है, जिसकी वजह से फास्ट रेस्पॉन्स आता है। फॉर एग्जाम्पल, टचिंग अ हॉट सरफेस ट्रिगर नर्वस टू स्पेंड अ क्विक सिग्नल टू अवर ब्रेन विच मेक यू पुल योर हैंड बैक। एग्जाम्पल्स में भी यही बताया गया है कि हम लोग किसी हॉट सरफेस पे हाथ डालेंगे और वही हमें ब्रेन हमें फील करवाएगा कि ये हॉट है और हम फौरी तौर पे वहीं से हाथ हटा देंगे। अब सेकंड नंबर पे आता है हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम कंट्रोल स्लोअर रेस्पॉन्स लाइक ग्रोथ और चेंजेस इन आवर बॉडी ड्यूरिंग प्यूबर्टी। हार्मोनल सिस्टम में ये आ जाता है कि हमारी जो ग्रोथ वगैरह हो रही थी या कोई चेंजेस आती है प्यूबर्टीज में, वो स्लोली आ रही होती हैं। हार्मोन्स विच आर केमिकली रिलीज बाय ग्लैंड्स एंड ट्रेवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू टारगेट ऑर्गन्स। हार्मोन्स जो होते हैं ये हमारा एक केमिकल होते हैं जो कि ग्लैंड से रिलीज होते हैं, इसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, वहाँ से रिलीज होते हैं। ये ट्रैवल करते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में और जाके हमारे टारगेट ऑर्गन पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्मोन्स रेगुलेट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड ब्लड शुगर लेवल। जैसे ब्लड शुगर लेवल, हमारी कुछ भी हम लोग खाते हैं हमारी ब्लड शुगर बढ़ जाती है, फौरी तौर पे तो रिड्यूस नहीं होती ना, फिर उसके लिए अगर शुगर कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है तो हमारे हार्मोन्स जो होते हैं मतलब कि पेनक्रियाज से रिलीज़ होते हैं। इंसुलिन होना चाहिए या ग्लूकागन होना चाहिए, दोनों में से मतलब कि अगर शुगर लेवल हाई हो जाती है तो इंसुलिन रिलीज़ होता है, कम हो जाती है तो ग्लूकागन रिलीज़ होते हैं, और ये स्लोली हमारी शुगर को कम कर रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं हार्मोनल सिस्टम जो होता है ये वीक और स्लोवर रिस्पॉन्स होता है। फैक्टर अफेक्टिंग होम्योस्टेसिस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं
हमारे होम्योस्टेसिस को। डिजीज़ आ जाती है, कोई भी डिजीज़ होती है वो हमारे होम्योस्टेसिस को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि कोई डिजीज़ होगी, इन्फेक्शन होगा, हमें कोई फीवर वगैरह होगा, तो उससे भी हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज कर सकता है और हमारा होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस हो सकता है। स्ट्रेस आ जाता है, लाइफ स्टाइल जिसमें स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, डाइट्री है, मतलब हम डाइट वगैरह सही ना लें, पानी वगैरह कम पिए, इसमें भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह फ्लूइड बैलेंस नहीं रहता, इंजरी है, इलनेस है, डिहाइड्रेशन, स्टार्वेशन और एनवायरमेंटल टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है हमारी बॉडी पे। अब आ जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म is a control system in which the result output of a process influence the operation of that process to maintain homeostasis। फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जिसके थ्रू मतलब कि हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस होता है वो मेंटेन रहता है। अब जिसमें होम्योस्टेसिस क्या करते हैं, हमारी सेल के लिए वर्क करता है कि हमारा सेल जो होता है असेंशियल टू नॉर्मल फंक्शन, सेल जो है नॉर्मली फंक्शन करता रहे, उसे कोई इफेक्ट ना हो। और सेल क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी के लिए वर्क करता है। और पूरी बॉडी फिर क्या करती है कि वो हमारे होम्योस्टेसिस को बैलेंस रखती है। ये एक पूरी साइकिल की तरह मतलब वर्क करता है। कंपोनेंट ऑफ फीडबैक, कंपोनेंट हम और फीडबैक में आ जाता है रिसेप्टर। रिसेप्टर का काम होता है डिटेक्ट चेंज इन द इन्वायरमेंट और स्टिमुलाई, मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस वगैरह आ रही है तो वो हमें जल्दी से डिटेक्ट करके बताएगा। जैसे कि हॉट कोई वाटर हो या कोई भी हॉट चीज़ हो, उसमें हम लोग हाथ डालते हैं तो हमारा सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमें फील करवाते हैं कि ये जो है वो हॉट है, आप हाथ वहाँ से हटा दें। ये क्या हुआ, हमारा रिसेप्टर हुआ। कोऑर्डिनेशन सेंटर, द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, मतलब कि हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलके हमें इनके इंफॉर्मेशन इनके पास जाती है, फिर वो हमें रेस्पॉन्स करवाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, सही। उसके बाद है इफेक्टर, मसल्स और ग्लैंड दैट मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट। अफेक्टर, अब फर्स्ट क्या हुआ, हमें कोई भी मतलब कि डिटेक्ट, रिसेप्टर ने हमें डिटेक्ट करवाया, वो मैसेज हमारे नर्व्स के थ्रू गए ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में गए, उन्होंने कोऑर्डिनेशन सेंटर है वो हमारा, तो वहाँ पे क्या हुआ, हमें इंफॉर्मेशन मिली और वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स लेकर आए इफेक्टर की तरफ। फिर वो चाहे मसल्स भी हो सकते हैं और वो ग्लैंड भी हो सकते हैं कि हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू हॉट है कोई भी चीज़, रिसेप्टर इन द स्किन से डिटेक्ट करवाते हैं हीट को, ब्रेन प्रोसेस करवाता है और उसे स्वीट ग्लैंड और फैक्टर हेल्प करते हैं कि बॉडी को कूल डाउन किया जाए। अब हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म दो तरह से वर्क करता है, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है और नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है। अब आ जाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मोस्ट कॉमन और रिवर्स द चेंज, मतलब कि ये बहुत कॉमन है और रिवर्स द चेंज, अपोज द इनिशियल चेंज एंड रीस्टोर द वेरिएबल टू इट्स सेट पॉइंट, और इसका रोल होता है मेंटेन स्टेबिलिटी। नेगेटिव का मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना, मतलब कि कोई एक ऐसा प्रोसेस जो हमारी बॉडी में चल रहा हो जिसमें कि हमारा टेम्परेचर बॉडी का राइज हो रहा होता है, तो वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक वर्क करेगा, मतलब उसके अपोजिट वर्क करेगा कि टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाए, उसे हम नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। और पॉजिटिव फीडबैक में क्या आता है कि कोई एक डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और उसी डायरेक्शन में हम लोग और भी ज़्यादा मतलब उसी डायरेक्शन में मूव करें तो उसे हम पॉजिटिव फीडबैक कम कहेंगे। जैसे कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा हो और बॉडी और हमारा टेम्परेचर बढ़ाए तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अभी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, अब इससे एग्जाम्पल है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का कि आवर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ होम्योस्टेसिस इज कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। जो ब्लड शुगर लेवल होती है उनको कंट्रोल करने के लिए हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करता है, जिसमें आ जाता है कि हार्मोन्स इंसुलिन प्रोड्यूस बाय द पेनक्रियाज जो हेल्प करते हैं लोअर ब्लड शुगर एंड इट्स टू हाई।
मतलब कि हार्मोन इंसुलिन रिलीज़ होते हैं कि हमारा अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई होता है तो इंसुलिन रिलीज़ करते हैं और हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करवाते हैं। ये क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ। इंसुलिन शुगर लेवल बढ़ रहा है और हमारी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स किया, इंसुलिन रिलीज़ किया ताकि ब्लड शुगर कम हो। ऐसे ही अगर हार्मोन्स ग्लूकागन रिलीज होता है तो राइज ब्लड शुगर व्हेन इट्स टू लो, मतलब हमारी ब्लड शुगर बहुत लो होती है तो वहाँ पे ग्लूकागन रिलीज होते हैं ताकि ब्लड की शुगर लेवल मेंटेन रहे। अब ये टेम्परेचर का एक एग्जांपल दिया गया है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 है नॉर्मल। अभी होम्योस्टेसिस एंड टेम्परेचर कंट्रोल, ये भी नेगेटिव फीडबैक पे ही वर्क करता है। जैसे कि हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट है। अगर बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता है अबव नॉर्मल से अगर ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी टेम्परेचर, तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, सिग्नल डर्मल बॉडी वेसल्स टू डायलेट एंड स्वीट ग्लैंड टू सीक्रेट। तो ये नर्वस सिस्टम हमारा क्या करता है कि अब ये बॉडी, हमारा बॉडी का नॉर्मली टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। अब ये भी जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म पे ही वर्क करता है। जैसे कि अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है, ये होगा अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज होगा तो क्या हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो सिग्नल देगा डर्मल ब्लड वेसल्स को कि वो डायलेट हो जाए और स्वीट ग्लैंड रिलीज़ करे। जैसे ही ये हमें मैसेज मिलेगा हमारी मतलब कि स्किन्स में कि स्वीट ग्लैंड्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्वीट रिलीज़ करें। बॉडी हीट इज़ लॉस्ट टू इट्स सराउंडिंग, और फिर हम फील होगा कि हमारी बॉडी से जैसे ही स्वीट रिलीज़ हो रहा है तो उससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल की तरफ आ रहा है। द बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप टूवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे ही हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो ड्रॉप होकर नॉर्मल की तरफ आएगा और नॉर्मली ये जो 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। सही। अब आ जाता है कि अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर मतलब कि बिलो ऑफ नॉर्मल से नीचे जा रहा है तो क्या नर्वस सिस्टम सिग्नल देगा डर्मल ब्लड वेसल्स को टू कंस्ट्रक्ट एंड स्वीट ग्लैंड टू रिमेन इनएक्टिव। हमारे स्वीट ग्लैंड को ये कमांड देंगे कि हम स्वीट रिलीज ना हो और हमारी जो डर्मल ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रक्ट हो जाए। इफ़ बॉडी टेम्परेचर कंटिन्यूसली टू ड्रॉप नर्वस सिस्टम सिग्नल्स मसल्स टू कंस्ट्रक्ट इनवॉलेंट्री। अगर हमारा फिर भी मतलब ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है कंटिन्यूसली, हमारा टेम्परेचर जो है वो डाउन हो रहा है तो हमारे जो है नर्वस सिस्टम जो है ये कमांड देंगे मसल्स को वो कॉन्स्ट्रक्ट हो इनवॉलेंट्री। जैसे कि हमें शिवरिंग वगैरह हो रही होती है, हमारा बॉडी जो होती है हमारी कंट्रोल में नहीं होती, बस ऐसे ही शिवरिंग होती जा रही होती है, तो ये क्या इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है। तो ये नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करते हैं अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज़ हो। मसल्स एक्टिविटी जनरेट बॉडी हीट, और ऐसे मसल्स एक्टिविटी शिवरिंग वगैरह होगी और उससे हमारी बॉडी जो होती है हीट रिलीज़ होगी हमारी बॉडी से। और दूसरा यहाँ पे है कि बॉडी हीट इज़ कंजर्व, अगर स्वीट नहीं रिलीज़ होंगे तो वहाँ से भी हमारा क्या कहते हैं बॉडी का टेम्परेचर राइज़ होगा और जैसे मसल्स की एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी तो वहाँ से भी हमारा टेम्परेचर राइज हो और दोनों मिल के हमारे बॉडी के टेम्परेचर जो है उसको नॉर्मल कर देंगे। अब आ जाता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। ये बहुत रेयर होता है। एम्पलीफाई द चेंज इनहांस और रेनफोर्समेंट द इनिशियल चेंज डज नॉट मेंटेन होम्योस्टेसिस अंडर नॉर्मल कंडीशन बट इट इज़ यूजफुल इन स्पेसिफिक सिचुएशन फॉर रैपिड कॉम्पिटिशन ऑफ अ प्रोसेस। कितने कि यहाँ पे जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है ये बहुत रेयर वर्क करता है। ये क्या करते हैं, इनिशियली जो चेंजेस आ रही होती हैं उसको मेंटेन नहीं रखते, बल्कि ये कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे ये बेनिफिशियल होता है, फ़ायदेमंद होता है, वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक वर्क करता है। जैसे कि हमारी ब्लड क्लॉटिंग वगैरह है, प्लाटिलेट्स एग्रीगेशन होंगे, वहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर हम लोग रिलीज़ होंगे, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज़ होंगे, फिर हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से ज़्यादा प्लाटिलेट्स रिलीज़ करेंगे ताकि ब्लड को क्लॉट फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी हो जाए।
थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी। और अभी भी अगर आपको कोई भी क्यूरी हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई और भी टॉपिक जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी समझ में ना आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर भी अपना लेक्चर बना दूंगी।